हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडीग्राम परिवार में। दोस्तों एचटेट का एग्ज़ाम 8 7 8 दिसंबर को होना तय है। और अब तो आपके लिए बेनिफिशियल बात क्या है कि एचटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी है, यानी आपको सिर्फ एक बार क्रैक करना है एचटेट। और आगे काफ़ी जैसे सरकार चेंज होती है नई, तो काफ़ी सारी वैकेंसी आएगी। आपके लिए गोल्डन मौका, ये इसको मिस मत करना। तो एस्टेट को समझने के लिए क्या हमें उसके प्रीवियस ईयर पेपर से आइडिया लगाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का। तो उन्हीं उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं प्रीवियस पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, तो किस प्रकार से सोल्व करने हैं आपको और कैसा लेवल है, इन सब बातों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 27 की पावर x माइनस 2/3 इक्वल है 81 के। देन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3x+1। तो आपको ये बताना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसने। 27 की पावर x-2/3 किसके इक्वल है, 81 के। देखो जब कोई भी दो टर्म इक्वल होती है ना, तो इसका मतलब वो इक्वल है कहीं ना कहीं से। तो देखो 27 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं। इस पावर को एज इट इज लिखते हैं। और ये किसके इक्वल है, 81 के। 81 को लिख दूंगा मैं 3 की पावर 4। देखो आपको 2 की पावर 10 तक और 3 की पावर 10 तक याद होने चाहिए। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा ये 3x-2। ठीक है। और इस साइड क्या आया, 3 की पावर 4। दोनों इक्वल है, देखो बेस इक्वल है ना, तो पावर भी इक्वल होगी। यानी 3x-2, 3x-2 किसके इक्वल आएगा, 4 के। ठीक है, क्योंकि पावर पावर इक्वल हो जाएगी। ये देखो पावर क्या है, 3x-2 किसके इक्वल आएगा, 4 के, क्योंकि बेस सेम है। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा ये 3x इक्वल है 6 के। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2। देखो x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब इसने क्या पूछा था, 2 की पावर 3x+1, यानी 2 की पावर 3x। 3x का मतलब क्या हुआ, 6+1 यानी 7। 2 की पावर 7 यानी आपको 2 की पावर 7 की वैल्यू बतानी थी। 2 की पावर 7 कितना होता है, मैंने आपको बताया 2 की और 3, ये काफ़ी यूज होने वाली टर्म है। तो 2 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए आपको, 3 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए। 2 की पावर 5 32, 2 की 6 64, 2 की पावर 7 होता है 128। ठीक है। तो 2 की पावर 7 कितना आया, 128। 128 हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 30% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द सेकेंड नंबर। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे जैसे ये बोल रहा है ना, उसी को फॉलो करो। क्या बोलता है ये, 30% ऑफ ए नंबर, भाई किसी नंबर का 30%। तो मान के चलो वो नंबर एक्स है, इसका 30% लो। 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100। इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1/6 ऑफ द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का हमें नहीं पता, हमने वाई मान लिया। तो देखो एक इक्वेशन तो यहाँ तक बन गई। आगे क्या है, एंड द सम ऑफ द दीज नंबर, भाई इन नंबरों का जोड़ 140 है। यानी सेकंड इक्वेशन क्या बनी, दो नंबर मानने थे हमने एक्स और वाई, इनका जोड़ कितना है 140। तो आपको क्या बताना था, द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर, की बड़े नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो दो इक्वेशन है, यहाँ से सोल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक्स डिवाइड में वाई किसके इक्वल आएगा, 10/6 डिवाइड में 3, यानी 10/18। 10/18 बोलो या फिर 5/9 बोलो, एक ही बात है। ठीक है। यानी x/y की वैल्यू क्या आ गई, 5/9। यानी यहाँ से क्या हुआ, 9x किसके इक्वल आ गया, 5y के। ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट बोलो या सेकंड बोलो, एक ही बात है। ये दो इक्वेशन से हमें क्या करना था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी और बड़ा नंबर बताना था। ठीक है।
देखो इसके और तरीके भी है इसको सोल्व करने के, ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम। तो देखो इससे करते हैं, कितना आएगा ये, तो इसको देखो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, ये क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है 140 के। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x किसके इक्वल है 5y। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इस नंबर इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 9x प्लस 9y 90 यानी 1260। ठीक है, 140 को 9 से करेंगे 1260। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारी 9x किसकी इक्वल है 5y के। ठीक है, तो 9x को 5y के इक्वल रख देंगे, 5y प्लस 9y इसके इक्वल है 1260 के। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ, ये कितना हुआ 14y, 14y किसके इक्वल है 1260 के। यहाँ से y की वैल्यू क्या आई, 14 निमा 126 90। ठीक है, y की वैल्यू 90 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों का जोड़ 140 है, तो x की वैल्यू आएगी 50। ठीक है, तो यहाँ से आप बताओ बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर है 90। ठीक है, तो 90 इसका राइट आंसर होगा। देखो आप ऑप्शन में, ठीक है, तो ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन था बिल्कुल सही, तो 90 इसका राइट आंसर होगा। जैसा इसने बोला है बिल्कुल उस हिसाब से चलो, आप आपके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एस्टेट में आए हैं पीछे। अगला क्वेश्चन देखो, इफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अनइक्वल, यानी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है, देन अपोजिट एंगल ऑफ लार्जर साइड। तो कहना क्या चाहता है ये आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये जो दो साइड है ना ये अनइक्वल है। ठीक है, ये अनइक्वल है, तो ये क्या कहता है कि अपोजिट एंगल ऑफ लार्जर साइड, भाई ये जो बड़ी साइड है ना इसके अपोजिट वाला एंगल ये क्या होगा, तो इसका बताना था, ग्रेटर होगा, स्मॉल होगा, इक्वल होगा, हाफ होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि स्मॉल एंगल के सामने जो साइड होती है ना, स्मॉल एंगल के सामने की साइड होती है वो स्मॉल होती है, और जो लार्ज एंगल है उसके सामने वाली साइड होती है वो लार्ज होती है। ठीक है, यानी जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये एंगल बड़ा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये साइड भी बड़ी होगी, तो इसका ऑप्शन है ग्रेटर बिल्कुल और राइट होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था छोटा सा, आपको याद रखना है, रिपीट हो सकता है ये। रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स इज 1:4। भाई दो कोण है, दो शंकु है, उनके वॉल्यूम का रेशो, आयतन का रेशो दे दिया आपको 1/4, 1:4। डायामीटर यानी उनके व्यास का रेशो है 4:5। देन द रेशो ऑफ देयर हाइट, भाई उनकी हाइट का रेशो बताओ। देखो पहले तो आपको बता दूं, जो वॉल्यूम ऑफ शंकु होता है ना, वॉल्यूम ऑफ कौन बोलो आप, शंकु का आयतन बोलो, क्या होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच। ठीक है, ये उसके शंकु का आयतन होता है। तो इसमें क्या है, देखो आर है एच है, 1/3 पाई चीज तो फिक्स है, ये चीज चेंज नहीं होगी, 1/3 वैल्यू है जो ये फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम है ना आर स्केयर एच पे डिपेंड करता है, आर पे और एच पे। तो इसने देखो पहले क्या बोला है, वॉल्यूम का रेशो दे दिया, आगे क्या डायमीटर का और हाइट का रेशो हमें निकालना था। तो यानी V1 डिवाइड में V2, दो हमारे पास कौन है उनका वॉल्यूम का रेशो है, तो क्या होगा ये 1/3। पहले शंकु वाला केस देखते हैं, 1/3 पाई आर, आर का रेशो क्या होगा, ये डायमीटर है, जो डायमीटर का रेशो होगा वही तो रेडियस का रेशो होगा, यानी आर क्या है यहाँ पे 4 स्केयर एच, एच कितना है, एच का तो हमें निकालना है, यानी ये H1 मान लेते हैं, डिवाइड में 1/3
पाई। आर यानी जो पहली आर है उसका क्या होगा, ये आर क्या है 5, 5 का स्क्वायर H2, H2 मतलब हमें निकालना है, H1 डिवाइड में H2 हमें निकालना था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आप देखो V1/V2 हमें दे रखा है, V1/V2 क्या है 1/4, यानी इसको हम 1/4 से रिप्लेस कर दें, ठीक है। अब इसको सोल्व करना था आपको, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट, ये क्या हुआ 16 पाई, 16H1, 16H1 डिवाइड में 25H2, ठीक है। H1/H2 की वैल्यू निकालनी थी आपको, तो ये क्या हुआ, यानी देखो इसको ऐसे लिखते हैं 16H1 डिवाइड में 25H2 किसके इक्वल है 1/4 के। तो H1/H2 क्या होगा 25/64, इसको सोल्व करेंगे 25 डिवाइड में 64, तो 25 डिवाइड में 64 यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसमें आपने क्या देखा, आपको एक तो वॉल्यूम ऑफ शंकु, वॉल्यूम ऑफ कोण याद होना चाहिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो वॉल्यूम इस पे डिपेंड करता है, 1/3 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करता है, यानी आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। देखो वॉल्यूम क्या है V1 डिवाइड में V2, आप ऐसे भी लिख सकते थे R1 का स्क्वायर H1 डिवाइड में R2 का स्क्वायर H2, यानी आप 1/3 पाई को स्किप भी कर सकते थे क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, दोनों में आएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फार्मूला में पुट करके यहाँ से एक क्वेश्चन निकाल सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो ये दे रखा था आपको। तो इसमें देखो क्या है, ये जो भी है, ठीक है, ये 4 के इक्वल है, तो क्या करते हैं हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ये 7 प्लस ये x का क्यूब रूट है, ठीक है, किसके इक्वल आएगा 16 के, ठीक है। हमने क्या किया दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से देखो ये x की पावर क्या है 1/3 क्यूब रूट बोल सकते हो, 16 - 7 इसके इक्वल आया 9, ठीक है। तो अब आप देखो x की 1/3 किसके इक्वल है 9 के, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी क्यूब करेंगे बोथ साइड, क्यूब कर दो आप बोथ साइड, तो क्या आएगा यहाँ से x और यहाँ से 9 की क्यूब, 9 की क्यूब कितना होता है 729, ठीक है, 9 × 9 × 9 729, ठीक है। तो ये था, देखो काफ़ी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस आपको स्क्वायर करना था और फिर क्यूब करना था। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 450% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 40%, 400%। तो नाउ द न्यू फ्रैक्शन, देखो क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इस प्रकार से होता है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए बता दूं अंश बटे हर, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास फ्रैक्शन क्या था x/y था, ठीक है। जैसा इसने बोला वैसा ही करते हैं, न्यूमरेटर को 450% से बढ़ा देते हैं। 450% का मतलब क्या हुआ, अगर वो पहले 100 था ना तो उसको 450% बढ़ा दिया जाता है, यानी इसमें देखो 450% ऑफ वाई जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हमने इसका 450% बढ़ा के इसमें जोड़ दिया, डिनोमिनेटर को 400% से, यानी x का क्या किया 400% बढ़ा दिया, यानी x का 400% बढ़ा दिया हमने, और ये अब क्या बन जाता है 15/16, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था हमारा x/y था, तो x/y की वैल्यू निकालनी थी हमें ओवरऑल। तो देखो अब क्या हुआ, इसको सोल्व करते हैं, ये 4 पे गया,
यानी ऊपर तो बन गया 5x, नीचे क्या बना, ये कैंसिल आउट, 5 पे 9/2, 9/2 मतलब 11y डिवाइड में 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना, 5 से काट दो 2, ये 9, यानी 11y भाग में 2, इस प्रकार से आएगा। ये किसके इक्वल है, 15/16। तो अब आप देखो इसको सोल्व करो, हमें निकालना x/y। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 5x/11y, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसकी इक्वल है 15/16। तो यहाँ से देखो इसको काटो, जो कटता है 5 दिए 15, ठीक है, यानी 33/32 x/y निकालना आपको। ठीक है, देखो दोबारा से थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या था आपके पास, x/y था, क्या किया इसने, न्यूमरेटर को 450% बढ़ा दिया, 450% बढ़ा दिया, इसको 450% बढ़ाओ, यानी ये पहले 100 था तो इसको 450% और बढ़ा दिया, तो अब ये कितना बन जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, ये 5.5, देखो ये नीचे क्या बनाया, पहले y था 450% बढ़ा दिया, ठीक है, सॉरी हमने क्या कर दिया, वो x था पहले, ठीक है, ये x था ये y था, इसको 450% बढ़ा दिया, यानी ये 4.5x और जोड़ दिया इसमें, y को 400%, यानी ये पहले 1 था तो ये 4y बन जाता है, ठीक है, तो इसको बन जाता है ये 15/16। ये ऊपर क्या बना, 5.5x डिवाइड में 5y, इसके इक्वल है 15/16। ठीक है, तो यहाँ से आप काट दो इसको, 5 से भी कट जाएगा, ये 1.1, 1.1, यानी x/y कितना आया यहाँ से, 15 डिवाइड में 16 गुणा में 11 ऊपर 10 चला गया, ठीक है, 150/176। ठीक है, तो 150/176 को सोल्व करो आप, 4.5, न्यूमरेटर को बढ़ाया जाता है 450, इंक्रीज बाय, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 400%, 5.5, 5y, 1.1, 16 गुणा में 1.1, तो देखो इस प्रकार से आएगा ये भाई, इसमें या तो ये इंक्रीज डिक्रीज वाला गलत हो सकता है, ठीक है, कोई मतलब क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप कंसेप्ट समझ गए, जैसा इसने बोला ना बिल्कुल उसी के हिसाब से चलो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक बैग कंटेन क्वाइंस, भाई 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और क्या है, 25 पैसे का सिक्का है, किसी भी बैग में। तो क्वाइंस वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये था रुपए का केस, यानी ये है रुपए, आगे क्या है, इनका रेशो दे दिया 7, 8, 12, ठीक है, यानी ये नंबर्स है, भाई 1 रुपए का सिक्का कितने हैं, 7, रेशो की बात है ये, 50 पैसे के कितने हैं, 8, और 25 पैसे कितने हैं, 12, ठीक है। तो अब आप देखो, मान के चलो 1 रुपए के 7 सिक्के हैं, तो कितनी अमाउंट बनी, अमाउंट की बात है, यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ मैं, 7, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 रुपए बनेंगे, 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, 1 रुपए में 100 पैसे, ठीक है, तो यहाँ से बने 3 रुपए, तो ये आ गया आपके पास अमाउंट का रेशो,
तो इसने क्या पूछा था, इफ द टोटल अमाउंट भाई पूरी की पूरी अमाउंट 560 है, 560 है। देखो यहाँ से कितनी बनी हमारे हिसाब से, 7 4 11 और 3 14, यानी जो हमारी 14 थी वो किसके इक्वल दे रखी है, 560 के। एक किसके इक्वल आएगी, 40 के। ठीक है, इसने क्या पूछा, नंबर ऑफ पैसा देन द नंबर ऑफ 25 पैसा क्वाइंस, कितने 25 पैसा के क्वाइंस है, यानी ये वैल्यू निकालनी थी आपको। ठीक है, पहले हम 25 पैसे की टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। वो कितनी थी, 3, 3 की कितनी आएगी, 120। ठीक है, यानी 120 रुपए बनते हैं। तो 120 रुपए बनते हैं 25 पैसे के, तो क्वाइंस कितने हो गए, 1 रुपए में 4 पैसे होते हैं, तो 120 में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 480 आएगा। ठीक है, तो जैसा भी इसमें है भाई, देखो 1 रुपए के 7 क्वाइन थे तो 7 रुपए बन गए, 50 पैसे के 8 क्वाइन थे तो 4 रुपए बन गए, 25 पैसे के 12 क्वाइन थे तो 3 रुपए बन गए। तो ये आ गई अमाउंट। तो इनका जोड़ कितना आया, 14, लेकिन एक्चुअल में इसने दे रखा 560, यानी कहने का मतलब को जो हमारा 1 रुपया है इसके 40 रुपए के बराबर है, तो हमारे 3 रुपए 120 के बराबर होंगे। तो 120 रुपए में 480 क्वाइंस बनेंगे 25 25 पैसे के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। ठीक है, आगे देखो। प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये तो पूरा अलग से ही टॉपिक करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। भाई ब्लू कितनी गेंद है, 4, ब्लैक कितनी है, 3, येलो कितनी है, 5। ठीक है, तो इसमें से क्या निकालते हैं, ये देखो पूरा टॉपिक करवाऊंगा मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो। तब तक ऐसे क्वेश्चन को होल्ड करो। द टाइम टेकन बाय मिनट हैंड ऑफ ए वॉच टू डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 3π/2। देखो क्या होता है, हमारी क्लॉक है, मिनट हैंड का पता होगा आपको, ये पूरा चक्कर काटती है एक। ठीक है, पूरा चक्कर काटती है। जब ये पूरा चक्कर काटती है तो कितने डिग्री का एंगल कवर करती है, 2π का, यानी एक 360 डिग्री का बोलते हैं 2π का, यानी ये 60 मिनट में 2π का एंगल कवर कर देती है। यानी जब 60 मिनट होती है तो ऐसे रोटेट करती है, पूरा साइकिल कवर करती है, तो पूरा साइकिल में 2π का एंगल होता है, यानी 360 का। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, 3π/2, 3π/2 को सोल्व करेंगे कितना आएगा, पाई की वैल्यू 180, 290, यानी क्या हुआ, 270 डिग्री का एंगल कवर करने में कितनी मिनट लगेगी, 60 मिनट में कितना करती है, 2π। 2π का मतलब क्या हुआ, 360। तो इसको सोल्व करो भाई, 360 डिग्री का एंगल कवर करती है 60 मिनट में, एक का करेगी 60/360, और करना कितना था, 270 का। ठीक है, तो 90 से 4, 90 से 3, ठीक है, यहाँ से आ गया 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट इसका राइट आंसर आएगा। या आप ऐसे कर सकते थे भाई, 60 मिनट में करती है 360 का, 30 मिनट में कितना करेगी, 180 का, और बताना था 270 का, तो भी आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, भाई इसके फैक्टर बताओ क्या आएंगे। तो देखो फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, क्या है ये। या तो अगर आपको फैक्टर बनाने नहीं आते, आप क्या करो, डायरेक्ट इनके ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देख लो, ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन से देखो, जैसे इनकी करें कितना आएगा, x² -16। ठीक है, ये तो नहीं बन रहा है इसका, तो पूरे कंप्लीट होना चाहिए। या फिर इसको इसको देखो, x - y - 4, यानी ये क्या बनेगा, x - y का स्क्वायर
-4 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसके फैक्टर करने भी सिखा दूंगा मैं आपको कैसे करेंगे। देखो ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये x-3y इसका स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि इसको खोलेंगे ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर यानी 9y का स्क्वायर, -2ab यानी माइनस का 6xy, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, आगे क्या है, माइनस का 16, -16 को कैसे लिख सकते हैं, -4 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करना था। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये था देखो, तो इसको करो, ए ए तो ये आ गया, माइनस का बी ये -4। अब लिखो ए प्लस बी, ए प्लस का बी। तो देखो ये फैक्टर बनेंगे भाई इसके। तो देखो ये किस ऑप्शन में है, ये है इसमें, या आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको एग्जैक्ट यही मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। रेशो प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड हिज डॉटर इज 8:5। भाई रमेश का और उसकी डॉटर का, देखो आपको एज वाले क्वेश्चन करना सिखाता हूँ कैसे करेंगे। ये रमेश है, ये उसकी डॉटर, एज का रेशो क्या है 8:5। ये क्या है, प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है। आफ्टर 8 ईयर यानी 8 साल के बाद इनकी एज का रेशो क्या होता है 3:2, यानी ये 8 साल के बाद की बात है भाई। ठीक है, 8 साल बाद। तो अब आप देखो भाई, 8 साल के बाद है ना, जो इसकी एज में इजाफा होना है और जो इसकी एज में इजाफा होना है वो तो इक्वल होगा ना, क्योंकि 8 साल के बाद तो दोनों की 8-8 साल बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसको इक्वल कैसे बनाएंगे, जो इनके बीच का डिफरेंस है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो इनके बीच का डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 3, 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1, 1 को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी इसको 1 से करेंगे वो तो सेम आएगा 8:5। इसको 3 से करो क्या आएगा, ये 9, ये क्या आएगा 6। अब आप देखो, जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ और जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ वो सेम है, यहाँ भी 1 की बढ़ोतरी है, यहाँ भी 1 की बढ़ोतरी है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन का डाटा क्या कहता है कि भाई 8 साल बाद की बात है ये, यानी 1:, किसके इक्वल आ गया 8 साल के इक्वल आ गया। अब इसने क्या पूछा है, देन प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, भाई डॉटर की प्रेजेंट एज बताओ। डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है, ये 5, तो 1:, की वैल्यू 8 है तो 5 की कितनी होगी 40 होगी। तो देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था आपका। ठीक है, तो काफी आसान था, कर सकते थे आप, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, जो इनके बीच का डिफरेंस है ना उसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो इनके बीच का डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, देन द प्रॉफिट या लॉस। क्या बोलता है, देखो ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्या बोलता है ये, 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, 10 आर्टिकल है उनका सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है 6 कॉस्ट प्राइस, ऐसे लिख लो आप। ठीक है, तो अब आप क्या देखो, जो कॉस्ट प्राइस वाली साइड है ना उसको ब्रेक कर दो। कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस वाली साइड को ब्रेक करो इसकी टर्म में। देखो ये 6 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10-4 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी ये 10 कहाँ से आया, यहाँ से आया, जो यहाँ है उसकी टर्म में लिख दिया मैंने। तो क्या हुआ ये
ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 का लॉस हुआ 10 पे, 4 का लॉस हुआ 10 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी 40% का लॉस आ गया भाई यहाँ से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, जैसा इसने बोला वैसे लिख लिया। फिर क्या है, जो कॉस्ट प्राइस वाली साइड है ना, हमेशा उसको ब्रेक डाउन कर दो इसकी टर्म में। मैंने इसको लिख दिया है, अगर यहाँ पे प्लस आ जाता ना, अगर मान के चलो यहाँ पे 14 होता तो मैं क्या लिखता, 10+4, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, प्लस का निशान है तो। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये लॉस है, यानी 4 का लॉस 10 पे, 4/10, तो इस प्रकार से 40% आ गया आपका। ठीक है, देखो रवि मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ, भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है अपने घर से, और स्कूल पहुंचता है ऑन टाइम। यानी इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो 20 की स्पीड से जाता है और टाइम से पहुंच जाता है। अगर वो 30 की स्पीड से जाता ना, तो क्या करता, 18 मिनट पहले पहुंच जाता। भाई जल्दी चलेगा तो टाइम भी कम लेगा, तो डिस्टेंस बताओ कितनी है। देखो एक तो 20 की स्पीड से जाता है, एक जाता है 30 की स्पीड से, तो डिस्टेंस मान लो 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर मान लिया, इनका एलसीएम मान लो या फिर मल्टीपल मान लो। 20 की स्पीड से जाता है तो 3 घंटे लगाएगा यहाँ पे क्या लगाएगा, 2 घंटे लगाएगा। तो इसके हिसाब से जो हमने 60 माना है, इसके हिसाब से कितना, कितने का डिफरेंस है, 1 घंटे का। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, यानी जो हमारी 60 मिनट का डिफरेंस आया, एक्चुअल में वो कितना है, 18 मिनट है, क्योंकि इसने 18 मिनट बोला है। यानी जो हमारी 60 मिनट है वो 18 है, तो हमारी जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, वो भी तो 18 आएगी, यानी ये भी तो 18 किलोमीटर आएगी। तो 18 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे, वैल्यू निकालनी थी इसकी। तो देखो ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कोई भी नंबर 3 बार है, यानी इसको मैं a³ लिख लेता हूँ। ये क्या है, कोई भी नंबर है 2 बार है, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, इसको b³ लिख लेता हूँ। फिर नीचे है, नीचे क्या है, ये जो ऊपर था ये, उसको 2 बार लिख लिया a²। फिर क्या है, प्लस में ab, फिर क्या है, प्लस में b²। तो ये चीज है, इसको सोल्व करना था आपको। नंबर्स क्या है वो मैटर नहीं करते, तो इसमें क्या करो, a² माइनस b³ क्या होता है, a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। और नीचे क्या है, a² प्लस b² प्लस ab। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, a माइनस बी बचा हमारा आंसर। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, 986 में से 742 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 244। तो 244 यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था भाई, फार्मूला बेस्ड था। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश करो। ए कैन कंप्लीट ए पार्टिकुलर टास्क, भाई कोई भी काम है ये, वो क्या करता है, 20 दिन में करता है। बी उस काम को 10 दिन में कर सकता है। दोनों काम करते हैं 4 दिन, यानी दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं। देन बी लीव्स, उसके बाद बी चला जाता है। तो ए ने 20 दिन में काम किया, बी ने 10 दिन में, तो काम मान लेते हैं हमारा ये क्या है, 20 यूनिट हमारा काम है। तो ए का 1 दिन का काम 1 यूनिट, बी का 2 यूनिट। ठीक है, दोनों ने 4 दिन काम किया। एक दिन में कितना करते हैं, 3 यूनिट। 4 दिन में कितना खत्म कर देंगे, 12 यूनिट। भाई 12 यूनिट काम तो हो चुका है आपका, ये तो डन है, हो चुका है। बचा कितना, 8 यूनिट, हमें करना है 8 यूनिट काम।
आगे क्या कहता है, बी चला गया, ए कितना समय लेगा भाई, ए उस काम को करने में कितना समय लगेगा, हमारा बचा हुआ काम कितना 8 यूनिट, एक दिन में कितना करता है 1 यूनिट, तो कितना समय लगेगा 8 दिन का। तो 8 दिन का देखो भाई डी ऑप्शन था, बिल्कुल सही था। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, कर सकते हो आप आसानी से। यानी जो काम हो गया उसको माइनस करते चलो, ठीक है, उसके बाद जो बचा है उसके एफिशिएंसी से भाग करके आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे भाई जो एस्टेट के एग्जाम में आए थे। तो आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा जो भी एस्टेट में पीछे पूछे गए हैं तो एक वीडियो सीरीज चलेगी जिसमें एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।